हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल। और इसी में आपको और हेल्प करने के लिए मैं ब्रिजेश आपके लिए लेके आ गया हूं द हिंदू का डेली न्यूज एनालिसिस एंड एडिटोरियल एनालिसिस। तो लेट्स लुक एट द टुडेज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स फॉर यूपीएससी CSA। तो फर्स्ट हम देखते हैं टुडेज फर्स्ट आर्टिकल विच इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल हमको देखने को मिलता है, ये जो हमारे पेज 3 द हिंदू के आज पेज 3 में देखने को मिलता है, एलिफेंट पॉपुलेशन इन केरला शोज कंसिडरेबल डिक्लाइन। एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज जो हमने पीडीएफ चूज किया है वो इंग्लिश मीडियम की है, बट इसकी इंग्लिश हिंदी मीडियम की पीडीएफ भी आप पा सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। वहां पे दोनों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की पीडीएफ अवेलेबल है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं जो इंडियन पॉलिटी सेक्शन जीएस पेपर 2 को रिलेट करती है। वो क्या है, 2 न्यू जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट को, उसको हम डिटेल में देखेंगे उसका प्रोसीजर। नेक्स्ट जो न्यूज आती है पेज नंबर 6 की, ये साइंस एंड टेक की है। उसमें क्या न्यूज क्या है, 1151 करोड़ इन्वेस्टमेंट कैन बी हेल्प इंडिया बैटरी टेक्नोलॉजी रेस। मींस ये क्या इन्वेस्टमेंट किया गया है 5 ईयर के लिए, किसके लिए, हमें बैटरी टेक्नोलॉजी को इंप्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं जो कि GS1 ज्योग्राफी सेक्शन से रिलेट करती है, ज्योग्राफी और साइंस टेक से भी ये रिलेट कर जाएगी। ये लूका के बारे में, इसको आगे हम डिटेल देखेंगे। नेक्स्ट हम न्यूज में देखते हैं, आप देखिए होगे सिविल सर्वेंट्स एंड इंटीग्रिटी से रिलेटेड इशू। और आज का जो एडिटोरियल है वो किस पे है, एनटीए पे बेस्ड है, मीन सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन हैव नॉट इज द टेस्ट। और आज के जो हमारा स्टैटिक पार्ट में मैपिंग का सेक्शन है जिसमें हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आज के पहले आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला आर्टिकल हमने बताया है, तो पहला आर्टिकल किस पे एक कॉन्सर्न किया गया है, किसके रिलेटेड कॉन्सर्न है कि जो एलिफेंट की पॉपुलेशन है वो क्या हुई है, रिड्यूस हुई है, डिग्रेड हुई है। कैसे, इसको इसमें बताया गया है कि एलिफेंट की पॉपुलेशन को जब हम देखते हैं तो जो लास्ट ईयर का जो था, लास्ट ईयर के कंपेयर में लास्ट ईयर पॉपुलेशन कितनी थी, लास्ट ईयर पॉपुलेशन 1920 थी, 1920 थी। और जो कि 2024 में कितनी हो गई है, 1793 हो गई है। तो ये क्या है, ये कहां पे पॉपुलेशन को जो डिग्रेडेशन देखा गया है, इनकी पॉपुलेशन में जो कमी देखी गई है वो हमें सदर्न स्टेट में देखने को मिली है, स्पेशली ये केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक के स्टेट में हमको मिली है। और तो ये तो बात हो गई कि न्यूज से रिलेटेड। अब हम देखेंगे कमी के रीजन जो बताया गया है, कमी का मेन रीजन इसमें जो इस पे मेंशन किया गया है वो क्या है, क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन। क्लाइमेट के कारण जो माइग्रेशन हो रहा है उसके कारण एलिफेंट में क्या हुई है, हाथियों की संख्या में कमी को देखने को हमको मिलती है। तो और इसके रिलेटेड हम और एस्पेक्ट देख लेते हैं कि एलिफेंट, सबसे पहले तो हमने पहले भी बात किया कि कोई भी हम अगर स्पीसीज देखते हैं तो उसका सबसे पहले हमको IUCN स्टेटस पता होना चाहिए। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कौन सी लिस्ट में है, लिस्ट 1 में है, लिस्ट 2 में है, लिस्ट 3 में है। और अगर कोई स्पीसीज है उसका ट्रेड भी हो रहा है तो उसको साइट्स पे देख लेना चाहिए, ये साइट्स के किस अपेंडिक्स में है। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं हम। जो एलिफेंट है वो IUCN के अकॉर्डिंग, IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये क्या है, IUCN है जिसकी किसकी बॉडी है, ये UN की बॉडी है जो कि स्पीसीज को क्या है, नेचुरल स्पीसीज या कि नेचुरल जो स्पीसीज के साथ साथ जो नेचुरल चीजें होती है उसके लिए एक लिस्ट देता है। तो ये किस लिस्ट में आ गया है, ये एलिफेंट किस में है, इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड लिस्ट में एलिफेंट आता है, ठीक है। और दूसरा, और इंडिया में किसी स्पीसीज से रिलेटेड क्या कौन सा एक्ट है, WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 3 लिस्ट है। तो जो एलिफेंट है, एलिफेंट किस लिस्ट में है, एलिफेंट लिस्ट 1 में है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये 2 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा और देख लेते हैं, एक हमारा क्या, और एक इंपॉर्टेंट और हो जाती है, ये साइट्स है, ये क्या है, इंटरनेशनल, ये क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है रिलेटेड किससे, ये जो भी स्पीसीज है उससे ट्रेड से रिलेटेड इंटरनेशनल क्या है, एग्रीमेंट है, साइट्स। ये अपेंडिक्स दिया है, इस अपेंडिक्स में लिस्टेड है स्पीसीज। तो इसमें एलिफेंट किस लिस्ट में आता है, तो अपेंडिक्स 1 पे आता है, अपेंडिक्स 1 पे आता है। तो ये 3 चीजें अपेंडिक्स 1 में आता है। तो सबसे पहले किसी भी स्पीसीज की हमको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। कौन सी चीजें, तो पहले IUCN का स्टेटस, तो एलिफेंट का स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड है। दूसरी चीज, हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में किस लिस्ट में आता है, तो लिस्ट 1। लिस्ट 1 का मतलब हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, हम साइट्स देखें तो साइट्स के किस अपेंडिक्स में है, अपेंडिक्स 1 पे है।
और ये तो मेन बातें हुई। और हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ और एलिमेंट कि एलिफेंट के प्रोविजन के लिए, एलिफेंट हमारे लिए यूपीएससी में एलिफेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। किसके एलिफेंट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन था, उसकी जेस्टेशनल पीरियड में है, जो गर्भाधान समयकाल होता है उससे रिलेटेड है। और एक क्या जो मैमल्स होते हैं, ये क्या है, एक मैमल्स है ना, अब मैमल्स के जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें एलिफेंट का जेस्टेशनल पीरियड जो होता है, गर्भाधान जो समयकाल होता है, सबसे ज्यादा होता है। आगे हम देखेंगे। और साथ में एलिफेंट के जो कंजर्वेशन के लिए भारत सरकार ने कई एफर्ट किए हुए हैं। जैसे हम प्रोजेक्ट एलिफेंट लेके आए हैं, प्रोजेक्ट, जैसे एक क्या हो जाता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो जाता है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया है, एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया था, 1992 में लाया गया था, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट में हम जो मुख्य बातें क्या था, प्रोजेक्ट एलिफेंट हम क्यों लाए हैं, तो कोई भी किसी के लिए हम प्रोजेक्ट लाए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हमारा चल रहा है उसी तरीके से प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चल रहा है। तो किस इसका मेन पर्पज क्या है, कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन है। और एक चीज और देखा गया है, दूसरा और क्या रीजन हो सकता है, पहला तो हम देख सकते हैं कि ये कंजर्वेशन के लिए है। दूसरा एक है कि हाथी का जो है, एलिफेंट का है, बहुत सारा इलीगल ट्रेड होता है, इलीगल इलीगल ट्रेड, स्पेशल जो उसका आइवरी होता है, आइवरी के लिए इलीगल ट्रेड होता है। इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए भी हमारा क्या है, प्रोजेक्ट एलिफेंट काम कर रहा है। अगर और देखेंगे तो और उसके क्या है, जो जो डेथ हो रही है, डेथ हो रही है एलिफेंट की, ये थर्ड नंबर पे देख रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए है। और अगर हम देखते हैं तो जो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, स्पेशल एलिफेंट के केस में देखते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए ये हमारा देखिए मूल चीजें किसकी हो गई, प्रोजेक्ट एलिफेंट से रिलेटेड। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया है और ये इसका पर्पज भी हमने देख लिया यहाँ पे। अब हम देखते हैं और क्या कर रहे हैं। तो जैसे हम टाइगर रिजर्व है उसी तरीके से एलिफेंट रिजर्व भी है। आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से टाइगर रिजर्व है उसी तरीके से हम एलिफेंट रिजर्व भी बना रखे हैं। एलिफेंट रिजर्व भी किसके लिए, कंजर्वेशन के लिए, एलिफेंट के कंजर्वेशन के लिए एलिफेंट रिजर्व भी काम कर रहा है। तो एलिफेंट रिजर्व जो है, हाथी का जो रिजर्व है, वो आप बताइए टोटल कितने हैं। तो वर्तमान में टोटल कितने हैं, 33 है, 33 है, 33 टोटल। और करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से, स्पेशल यूपीपीसीएस के एग्जाम से के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो 33 है, 33वां नंबर जो टाइगर, जो सॉरी क्या एलिफेंट रिजर्व है, वो कहां पे स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूपी में है। जो 33वां, अभी हाल ही में 33वां घोषित किया गया है एलिफेंट रिजर्व, यूपी में है। कहां पे है ये, तो ये तराई, इसको क्या है नाम है, तराई एलिफेंट रिजर्व, तराई एलिफेंट रिजर्व, जो कहां पे है, उत्तर प्रदेश में है। और 32 नंबर कहां पे है, ये अगस्त मलाई एलिफेंट रिजर्व है। अब आपको हमको कमेंट में बताना होगा 31 नंबर एलिफेंट रिजर्व कौन सा है। तो ये हो गया, हमने देखा कि इस जो न्यूज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल और जो इंपॉर्टेंट जो इसमें था वो हमने डिस्कस कर दिया। और भी अगर कुछ होता है तो उसको भी देख लेते हैं। तो और देखते हैं इसमें और क्या डिटेल में बताया गया है। तो ये चीज वही बताया गया जो हमने बताया, 1920 से हम कहां पे आ गए, 1793 में आ गए हैं। और हाँ, एलिफेंट रिजर्व पे हमने बताया ही है। और एस्टिमेटेड पॉपुलेशन भी बात किया हमने, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी बात किया, 1992 से चल रहा है और 21 मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो चाहे प्रोजेक्ट एलिफेंट हो और चाहे ये दोनों किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट में आता है। ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसका हमने ऑब्जेक्टिव देख ही लिया प्रोजेक्ट एलिफेंट का क्या होता है। और हम बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट की, हमने देख लिया। और इसमें क्या चीज है, हाँ, जो एक चीज और जो रह गई उसको बात डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे यहाँ पे है वो एशियन एलिफेंट है, जो हम देखते हैं हमारे यहाँ एशियन एलिफेंट है। और एशियन एलिफेंट की 3 स्पीसीज है, कौन कौन सी है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एशियन एलिफेंट के। एक तो हो गया इंडियन जो हमारे यहाँ है, दूसरा सुमात्रन और तीसरा श्रीलंका। ये तो एशियन एलिफेंट है। और एक और है जो सहारा के जो ग्रासलैंड में पाई जाती है, अफ्रीकन एलिफेंट, वो एक अलग है। जनरली हमें देखा गया है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो अफ्रीकन सवाना एलिफेंट है और एशियन एलिफेंट है, जनरली देखा गया है, देखा क्या जाता है ही है, जो अफ्रीकन एलिमेंट है, अफ्रीकन जो एलिफेंट है वो हमारे एशियन प्लेन से ज्यादा ज्यादा क्या होती है, उनकी साइज में ज्यादा होती, ज्यादा हैवियर होती है। तो एक चीज तो ये आप पता चलिए। और स्पीसीज की बात कर ली हमने, इंडियन, सुमात्रन और श्रीलंकन हो गया। और हम बात करते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। हाँ, इस यूपीएससी में जो क्वेश्चन भी आया था इसको भी देख लेते हैं रिगार्डिंग इसके जेस्टेशनल पीरियड से, जेस्टेशनल पीरियड से आया था। और इसका कितना है लास्टिंग, अब तो 680 डेज, 660 डेज मतलब 22 मंथ इनका जो गर्भाधान समय काल होता है हाथी का, एलिफेंट का कितना होता है, 22 मंथ होता है दोस्तों। और ये मैमल में सबसे ज्यादा होता है। और इनकी जो जेस्टेशनल पीरियड की फीमेल एलिफेंट की जो काब को अपने जन्म देती हैं, लगभग
बिटवीन द एज ऑफ 14 टू 45, ये एवरी 4 ईयर में होता है। बट अगर 45 से इनकी एज ज्यादा जाती है तो ये 5 ईयर में ये क्या करती है, फीमेल एलिफेंट नेस्ट का आपको देती है। तो ये चीज हो गया, इस न्यूज से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को हमने डिस्कस किया। आपको भूलना नहीं है एलिफेंट का आयुशियन स्टेटस, और क्या WPA की लिस्ट 1 में आती है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आती है। और एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट कब से स्टार्ट हुआ, 1992 से स्टार्ट हुआ। एलिफेंट का जेस्टेशनल पीरियड 680 डेज मींस अप्रॉक्स 22 मंथ। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और हम नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। ये रहा यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन, इसको आप अटेम्प्ट करिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट आ गए हम देखते हैं पेज नंबर 5 में इंडियन पॉलिटी जुडिशरी से रिलेटेड नेक्स्ट आर्टिकल है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अभी क्या है, अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में जो कितने वर्किंग हैं, टोटल जजेस कितने थे, तो अभी तक कितने थे, 32 थे। चीफ जस्टिस सीजीआई प्लस वन थे। अभी रिसेंटली 2 जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और कौन से दूसरे आर माधवन, ये 2 न्यू जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो इससे अब टोटल जजेस की संख्या कितनी हो गई है, टोटल जजेस की संख्या हो गई 34। और दोस्तों यही क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट का फुल स्ट्रेंथ है। अभी वर्तमान में टोटल न्यायाधीश कितने हैं, टोटल जजेस कितने हैं, तो दोस्तों 34 है, टोटल 34 है। इनकी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ संख्या कितनी हो सकती है, 34। 1 + 33 1 में कौन हो जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई एंड 33 अदर जजेस हो जाएंगे। ठीक है, और इनके बारे में हमको ये नहीं जानना है, इसमें दिया गया है कि इसमें जो जस्टिस आर माधवन हु बिलोंग्स टू बैकवर्ड कम्युनिटी फ्रॉम तमिलनाडु, और एक कौन से मणिपुर से पहले जज बने हुए हैं, कौन, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख लीजिए। इसमें जैसे हम कोई भी जो न्यूज या आर्टिकल पढ़ते हैं तो हमको आइडेंटिफाई केवल ये जानना, जैसे एज अ जो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट एस्पिरेंट हो आपको केवल ये नहीं जानना है कि 2 अपॉइंटमेंट हुए, उसको आपको इसका क्या एस्पेक्ट होता है, न्यूज पढ़ने का या करंट अफेयर पढ़ने का यही एस्पेक्ट होता है कि इसकी जो चीजें हैं जो इसमें है। क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा आपका, तो क्वेश्चन आपको करंट के क्वेश्चन होंगे बट उसके बेसिक से रिलेट करके आएगा। तो आपको यहाँ पे जैसे ये न्यूज आई तो आपको, जैसे ये अभी तो मैं पढ़ाऊंगा ही, बट आपका ये वे होना चाहिए, आपको ये सीखना होगा कि हमको कैसे पढ़ना है, न्यूज का कैसे यूज करना है। तो जैसे अपॉइंटमेंट है तो आपको क्या बेसिक्स में जाना है और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और भी सारी चीजों को पढ़ना है। जैसे मैं तो अभी करा ही रहा हूं बट आपको ये चीजें को सीखना होगा। अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो कुछ अगर मुझे पेज देख लेता हूं, अगर पेज मिल जाता है तो, क्योंकि डिटेल में इसको आपको डिस्कशन कर दूं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं। अब जब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट की, तो ये हमारे सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे मेंशन है। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, ये दोनों के लिए जरूरी है, एज ए यूपीएससी के लिए भी और जो स्टेट पीसीएस में भी, क्योंकि वहां भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस आर्टिकल से है, तो अपॉइंटमेंट किस में है। जो अपॉइंटमेंट की बात की जाती है तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 किसमें, 124 और इसके जब सब क्लास 2 को कहते हैं, सब क्लास 2, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाएगा। प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। अब प्रोसेस क्या होगा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। प्रोसेस क्या होगा, किसमें, आफ्टर कंसल्टिंग, किसमें, आफ्टर कंसल्टिंग, किससे कंसल्ट करेंगे, कंसल्टिंग किससे, चीफ जस्टिस, कंसल्टिंग किससे करेंगे, चीफ जस्टिस सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन अदर जजेस। ये तो आपको किसमें प्रोविजन मेंशन है, किसमें, 124 आर्टिकल 124 और क्लास 2 में ये मेंशन है। ठीक है, और ये किसके लिए हो गया, ये सीजीआई के लिए हो गया। ये किसके लिए, ये सीजीआई के लिए हो गया। और सेम जैसे अदर जजेस के लिए भी ये किससे है, अदर जजेस के लिए भी सीजीआई, और किससे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये करेंगे। ये अपॉइंटमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं हम, किसके लिए है, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए है। और जब सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं तो इसी में हमको हाई कोर्ट को भी देख लेना चाहिए। तो हाई कोर्ट के जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो भारतीय संविधान के कहां पे मेंशन है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 217 में मेंशन है।
आर्टिकल 217 में मेंशन है। अब 217 में क्या मेंशन है, किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। किसकी बात सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे उनका अपॉइंटमेंट किसके थ्रू किया जाएगा, तो प्रेसिडेंट के से किया जाए, कौन करेंगे, प्रेसिडेंट किएंगे। और इसमें कहां पे किससे कंसल्ट करेंगे, तो कंसल्ट गवर्नर, जो कंसर्न स्टेट के जो गवर्नर होंगे, गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक इसके लिए हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे। अब हाई कोर्ट के अदर जजेस के लिए क्या प्रोविजन होगा, तो अदर जजेस में क्या आ जाएगा, इसमें सेम प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन कंसर्न हाई कोर्ट का जो हाई कोर्ट होगा। सपोज हम बात कर रहे हैं अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अदर जजेस को हमको अपॉइंटमेंट करना हो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट प्लस गवर्नर के कंसल्टेशन के बाद क्या होगा, अपॉइंटमेंट होगा। तो ये हो गया प्रोविजन। अब जो ये प्रोविजन है, जो अपॉइंटमेंट, ये तो हम देखें संवैधानिक प्रावधान क्या है, किसके, जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। अब हमको देखना है इसके अलावा हम क्या है कि जो मेथड है, मेथड कौन सा यूज किया जाता है, हमारे मेथड क्या है, कोलेजियम सिस्टम है। कोलेजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंटमेंट होता है, ये आप पढ़े ही होंगे, जरूर पढ़े होंगे कि बेसिक्स में आप अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे, तो कोलेजियम सिस्टम से है। अब बात आती है कोलेजियम सिस्टम है क्या, तो एक क्या कोलेजियम सिस्टम क्या है, एक कमेटी है, ये क्या है, एक कमेटी है जिस कमेटी में कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन अदर सीनियर 4 जजेस, अदर सीनियर जो मोस्ट सीनियर कौन होंगे, 4 जजेस होंगे। ये कौन होंगे, 4 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे। ये क्या होता है, यही कोलेजियम सिस्टम है। और ये कोलेजियम सिस्टम किस पे काम करती है, अपॉइंटमेंट दोनों के लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस प्लस इसके अपॉइंटमेंट के साथ साथ एक ट्रांसफर के लिए भी कोलेजियम सिस्टम के थ्रू ही ट्रांसफर ऑफ जजेस भी ये हो गया। तो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर किसके द्वारा, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होता है। अब एक कॉलेजियम सिस्टम क्या संविधान में बात आती है, क्या संविधान में कॉलेजियम सिस्टम मेंशन है, दोस्तों नहीं, संविधान में नहीं मेंशन है। ये कैसे इवॉल्व हुआ, थ्रू जुडिशियल प्रोसीजर, जुडिशियल डिसीजन के थ्रू हुआ। तो कैसे हुआ इसको हम देख लेते हैं। तो हम इवोल्यूशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम देखते हैं। तो जब हम इवोल्यूशन देखते हैं तो हम आता है हमारे सामने क्या बात आती है, 3 जजेस केस। इन 3 जजेस केस से ही क्या हुआ, जो कॉलेजियम सिस्टम है वो इवॉल्व हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं जो हम 3 जजेस केस जिससे जो कॉलेजियम सिस्टम है इवॉल्व हुआ। तो जिसमें पहला जजेस केस देखते हैं कब हुआ, फर्स्ट जो जजेस केस है कब हुआ, ये 1981 में हुआ, 1981 में हुआ है। और इसको क्या बोलते हैं, एसपी गुप्ता केस भी बोलते हैं। फर्स्ट जजेस केस को एसपी गुप्ता केस भी बोलते हैं। और इसमें क्या डिसीजन हुआ कि जैसे जो हमने 124 आर्टिकल 124 सब क्लास 2 में बताया कि जो क्या होंगे, प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे किससे, सीजीआई एंड अदर जजेस से। तो यहाँ पे क्या है, यहां पे क्या हुआ है, तो यहां पे जो डिसीजन दिया गया तो ये कहा गया कंसल्टेशन क्या हो गया, कंसल्टेशन इज नॉट कंकरेंस, मतलब कि जो कंसल्टेशन हम कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, कंकरेंस नहीं माना जाएगा, मतलब सहमति नहीं मानी जाएगी। मींस अगर हम जो जैसे प्रेसिडेंट जो है सीजीआई से कंसर्न करेंगे रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, कंसल्ट करेंगे, तो जो सीजीआई का जो कंसल्टेशन होगा, मींस सीजीआई का जो विचार होगा, उसको मतलब वो सहमति नहीं मानी जा सकती है। तो इसका क्या अभिप्राय हुआ कि इसका मतलब कि जो जुडिशियरी पे किसका हो गया, ओवर एग्जीक्यूटिव। मींस एग्जीक्यूटिव क्या कर सकती है, प्रेसिडेंट का मतलब क्या, एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं ना प्रेसिडेंट हमारे। तो प्रेसिडेंट क्या है, इसमें प्रेसिडेंट मींस एग्जीक्यूटिव को ज्यादा पावर है। मींस जो सीजीआई का विचार होंगे, जो उनका कंसल्टेशन होगा, वो जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट माने। एक इसका डिसीजन था, फर्स्ट जजेस केस का डिसीजन था, ध्यान से देखिएगा। अब फिर इसके बाद होता है सेकंड जजेस केस। कौन सा होता है, सेकंड जजेस केस होता है। एक कब होता है सेकंड जजेस केस, कब होता है, 1993 में होता है सेकंड जजेस केस। अब पहले जजेस केस को हम देख रहे हैं, कंसल्टेशन मतलब परामर्श। कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से हम इसको
हिंदी में भी आपको बता देते हैं जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। तो यहाँ पे बात किया जाएगा कंसल्टेशन। कंसल्टेशन, कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है? परामर्श, परामर्श, परामर्श होता है। अब परामर्श कि क्या कहा गया है कि कंकरेंस, कंकरेंस, कंकरेंस मतलब सहमति, सहमति। तो जो परामर्श होगा, जो कंसल्टेशन होगा, वो सहमति नहीं होगी। ये किसमें कहा गया है? वो सहमत नहीं होगी, मींस एग्जीक्यूटिव को ज्यादा पावर दिया गया फर्स्ट जजेस केस में। अब सेकंड जजेस केस में कहा गया कि जो कंसल्टेशन होगा, कंसल्टेशन, कंसल्टेशन क्या है? मस्ट है, मतलब वही क्या हो जा रहा है? कंकरेंस हो रहा है, कंकरेंस हो रहा है। मतलब जो परामर्श होगा, जो परामर्श होगा, ये क्या होगा? ये जो परामर्श होगा सीजीआई का, वो क्या होगा? वो क्या होगा? बाध्यकारी होगा, वो सहमति, वही क्या होगी? सहमत। मींस इससे क्या अभिप्राय निकला यहां से? जो सीजीआई का परामर्श होगा वही क्या होगी? वो बाध्यता होगी उसको मानने के लिए प्रेसिडेंट को, बाध्यता। यहीं से यही आ जाता है, यहीं पे कोलेजियम सिस्टम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। यही क्या होगा? बाध्यता होगी। मतलब अब उसको मानना, जो सीजीआई के कंसल्टेशन को मानना किस पे बाध्यकारी होगा? किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे जो सेकंड जेस के ने इसको क्या कर दिया गया? कंपलसरी कर दिया। कंसल्टेशन का मतलब ही कंकरेंस कर दिया गया। मतलब जो परामर्श होगा वही सहमति होगी, उसका जो अभिप्राय वही सहमति होगी। तो और साथ में ये किया गया। बट अभी तक क्या था? जो सीजीआई था, तो इसमें सीजीआई नहीं, जो परामर्श में जो कंसल्टेशन का जो विचार होगा, वो विचार का में केवल सीजीआई नहीं होगी, सीजीआई प्लस अदर टू मोस्ट सीनियर जजेस, मोस्ट सीनियर जजेस, जजेस। ये हो गया, यही क्या बन गया? कॉलेजियम बन गया। यही क्या है? यही कॉलेजियम है। कॉलेजियम क्या है? मैंने पहले बताया, एक कमेटी है जिसमें जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस अदर सीनियर 4 जजेस होते हैं। अब हमने देखा जो सेकंड जजेस केस है 1993 का, उसमें क्या डिसीजन आया कि जो कंसल्टेशन होगा वही कंकरेंस है, मतलब जो परामर्श होगा वही सहमति है, मतलब बाध्यकारी है। तो प्लस और इसमें क्या ऐड किया गया कि जो कंसल्टेशन होगा, जो मतलब सलाह होगी, परामर्श होगा, उसमें वो केवल सीजीआई का नहीं होगा, सीजीआई प्लस अदर 2 मोस्ट सीनियर जजेस का होगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है थर्ड जजेस केस। थर्ड जजेस केस, थर्ड जो है जजेस केस, थर्ड जजेस केस। थर्ड जजेस केस कब होता है दोस्तों? तो ये होता है 1998 में, 1998 में जो थर्ड जजेस केस होता है, इसमें जो सेकंड जजेस केस के जो डिसीजन था वही रहता है। बस इसमें क्या जोड़ दिया जाता है कि अभी तक क्या था? सेकंड जजेस केस में सीजीआई प्लस अदर 2 मोस्ट सीनियर जज की जगह पे क्या हो गया? अदर 4 मोस्ट सीनियर। तो ये जो 2 के जगह क्या हो गया? 4 हो गया। इसमें जो कंसल्टेशन होगा उसमें सीजीआई प्लस 4 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे। तो जो वर्तमान स्वरूप है ये थर्ड जजेस केस से ही इवॉल्व होके आया हुआ है। तो ये हमने देख लिया, हमने आपको बहुत डिटेल में समझाया कि जो हमारे जो चीफ जजेस या कि अदर जजेस के अपॉइंटमेंट का वे है वो कैसे इवॉल्व हुआ। कोलेजियम सिस्टम 3 जजेस केस को डिस्कस किया। अब कई बार ये प्रश्न उठता है और ये आपके मेंस और प्री के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है जैसे एनजेएसी एक्ट आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था, एनजेएसी आया था, उसको क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट में खत्म कर दिया गया। अब इसी में बात आती है, इसको क्यों मैं यहाँ पे लेके आया, क्योंकि बात आती है जो कोलेजियम सिस्टम है उसमें कमी है, तो हम इसके लिए आलोचनाएं होती हैं, इसी में सुधार की बात की जा रही है। तो ये इशू है, इसमें आपको प्रो कॉन्स जानना जरूरी है। तो कोलेजियम सिस्टम की जब हम बात करते हैं, जैसे हिंदी में देखते हैं, कोलेजियम जो सिस्टम है उसमें कोलेजियम जो प्रणाली है, प्रणाली, कोलेजियम प्रणाली में जो क्या है, क्या कमियां हैं, क्या कमियां हैं उसको देखते हैं। तो कोलेजियम सिस्टम की कमियों को जब देखते हैं तो पहली कमी क्या आ जाती है यहाँ पे? ये ऑटोक्रेटिक नेचर का है, ऑटोक्रेटिक नेचर का, ऑटोक्रेटिक नेचर का, ऑटोक्रेटिक नेचर है इसका। इससे आप क्या समझते हैं? जैसे इसमें क्या है, वो एक तरह से जो इसमें क्या जजेस का अपॉइंटमेंट जजेस ही कर रहे हैं ना, मींस वही डिसाइड कर रहे हैं, जो सीजीआई है वही डिसाइड कर रहे हैं कि कौन नेक्स्ट होगा। तो यहाँ पे बात की जाती है कि यहाँ पे जैसे भाई भतीजावाद जैसी चीजें को आरोप लगता है। तो सबसे पहले इसका ऑटोक्रेटिक नेचर हो जाता है कोलेजियम का। दूसरी जो एक और जो इसके लिए मतलब मेन क्रिटिसिज्म है वो ओपैकनेस से है, ओपैकनेस है। ओपैकनेस मतलब जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इसका मतलब क्या होता है? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ
लाइक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब इसमें क्या कोई इसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो इसका जो कॉलेजियम सिस्टम है कैसे काम कर रहा है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये कौन है, ये जजेस तक ही सीमित है, मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का पार्टिसिपेशन नहीं है, लेजिस्लेचर का पार्टिसिपेशन नहीं है, मीडिया का नहीं है। तो इसमें एक तरह से क्या देखते हैं, इसमें अपारदर्शिता देखने को मिलती है, ट्रांसपेरेंसी की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये वायलेट करता है आर्टिकल 74 का भी, वायलेट करता है आर्टिकल 74 का भी वायलेशन है। कि आर्टिकल 74 में दोस्तों क्या है कि आर्टिकल 74 में है कि प्रेसिडेंट किसके एड एंड एडवाइस ऑफ किसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे काम करेगा। बट यहाँ पे किसकी एडवाइस पे काम कर रहा है, कॉलेजियम के एडवाइस में काम कर रहा है, जबकि 74 में प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस में काम करेगा। तो ये कहां पे, ये आर्टिकल 74 का वायलेशन है। ये सब हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जो कोलिजन सिस्टम की कमियां हैं, तो हमने बताया कि ऑटोक्रेटिक नेचर है, ओपैकनेस है, आर्टिकल 74 का वायलेशन है। कैसे, आर्टिकल 74 में कहा क्या है कि जो प्रेसिडेंट काम करेंगे वो एड एंड एडवाइस आप किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काम करेंगे। बट यहाँ पे किसके एडवाइस कर रहे हैं, जो किसकी कंसल्टेशन कंकरेंस कर दिया गया सेकंड जजेस केस में, मतलब जो सीजीआई या कोलिजियम सिस्टम का जो डिसीजन होगा वो उसको बाध्यकारी होगा। तो ये आर्टिकल 74 का वायलेशन हो रहा है। दूसरा एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो कोलेजियम सिस्टम है वो किसके है, यहां पे क्वेश्चन आ जाता है मेरिट वर्सेस सीनियरिटी, मेरिट वर्सेस सीनियरिटी। अगर सपोज कोई ऐसा जज है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मतलब उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा, मेरिट में बहुत आगे है, बट वो चीफ जस्टिस तक नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, सीनियरिटी के कारण। अगर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड मेरिट अच्छी ना होते हुए भी वो सीनियरिटी में आगे है, वही क्या बनेगा, चीफ जस्टिस बनेगा, वही आगे बढ़ेगा। तो एक क्वेश्चन ये आ जाता है, क्वेश्चन उठ जाता है कि मेरिट वर्सेस सीनियरिटी का क्वेश्चन आ जाता है। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कमी है, इसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। मींस जुडिशरी का अपॉइंटमेंट जुडिशरी के द्वारा, जैसे चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या, जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का रोल, जैसे एग्जीक्यूटिव के, जैसे लेजिस्लेचर में हम देखते हैं ना, लेजिस्लेचर में बैलेंस करने के लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट है ना, जुडिशरी है ना, बट जुडिशरी को बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है, मतलब ये जुडिशरी का अपॉइंटमेंट ट्रांसफर सब जुडिशरी के द्वारा हो रहा। तो ये क्या है, चेक एंड बैलेंस की कमी है। तो इस तरीके से एक हम कंप्लीट डिस्कशन हो गया, एक इस पे हो गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में। और हम देखते हैं अगर कुछ बातें रह गई हैं तो उसको भी देख लेते हैं, तो हम बात कर रहे थे आज के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आर्टिकल था, उस पे बात कर रहे हैं। हाँ, तो इस पे देख लेते हैं, एक चीज और है, प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे रोल क्या है। तो हाँ, एलिजिबिलिटी तो जो मेन चीज हमने बता दिया है, और एलिजिबिलिटी क्या है, दूसरी एलिजिबिलिटी क्या दिया गया है, आर्टिकल 124(3) में दिया गया है कि क्या होना चाहिए, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मस्ट बी क्या है, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, मस्ट हैव जजेस ऑफ हाई कोर्ट का जजेस कितना, मस्ट है जजेस ऑफ हाई कोर्ट या कि मल्टीपल हाई कोर्ट सक्सेशन मींस कंटिन्यू, मींस क्या, एटलीस्ट 5 ईयर क्या है एज ए जज रहे हो किसके, हाई कोर्ट में। ये हो सकता है एक हाई कोर्ट रहे या मल्टीपल हाई कोर्ट में रहे हों, तो एटलीस्ट 5 ईयर जज रहे हों। इसका और अल्टरनेट क्या है, मस्ट हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और मल्टीपल हाई कोर्ट कितने, 10 ईयर लास्ट 10 ईयर से क्या हो, हाई कोर्ट में एडवोकेट हो, एक में या मल्टीपल में 10 ईयर, या कि 5 ईयर से हाई कोर्ट में जजेस हो, या कि तीसरा क्या अल्टरनेटिव है, तो ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट के ओपिनियन में क्या हो, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। तो ये क्या है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आर्टिकल 124(3) में मेंशन है। अब हम कॉलेजियम सिस्टम की तो डिटेल में बात कर लिया है, अब प्रोसीजर पे इनिशिएट कर देते हैं, एक बार फिर से हम उसको देख लेते हैं। तो प्रोसीजर कैसे होता है, इनिशिएटेड बाय सीजीआई के द्वारा इनिशिएट होता है, ठीक है, सीजीआई के द्वारा। सीजीआई क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है, और किसके, कॉलेजियम से कंसल्ट करने के बाद, कॉलेजियम मतलब कॉलेजियम तो आपको डिटेल में बता दिया। उसके बाद उसका जो रिकमेंडेशन होता है वो किसको सेंड करता है, लॉ मिनिस्टर को सेंड करता है। ये प्रोसीजर है, आप ध्यान करिए। तो जो सीजीआई का रिकमेंडेशन होगा किसको, लॉ मिनिस्टर को सेंड करेंगे। फिर ये लॉ मिनिस्टर को फिर अब क्या जरूरत हो जाती है, एग्जीक्यूटिव अप्रूवल मिलना जरूरी हो जाता है। अब लॉ मिनिस्टर किसको फॉरवर्ड करेंगे, जो विधि मंत्री होंगे वो फॉरवर्ड करेंगे प्राइम मिनिस्टर को फॉरवर्ड करेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर जो होता है, जैसे आर्टिकल 74 बताया ना कि प्रेसिडेंट एड इन एडवाइस ऑफ इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट।
अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का रोल ये हुआ। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट फॉर्मली अपॉइंट द जजेस बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन। अब ये जो रिकमेंडेशन होगा उसी के बेस पे ये क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे। और कंसल्टेशन प्रोसेस का हम, हाँ कंसल्टेशन ये तो हो गया। अब फाइनल आफ्टर द प्रेसिडेंट अप्रूवल द अपॉइंटमेंट इज नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। जैसे अभी नोटिफिकेशन हमने देखा 2 जजेस, तो ये किसको नोटिफाई करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इसको नोटिफाई करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेन्योर, देख लेते हैं नेक्स्ट टेन्योर और रिमूवल, जिससे आपकी कंप्लीट टॉपिक हो जाती है। टेन्योर एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जजेस की हम देख लेते हैं। तो रिटायरमेंट क्या होता है, रिटायरमेंट एट एज ऑफ द 65, किसमें 65। ड्यूरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट जस्ट सब अंटिल द रीच द रिटायरमेंट एज ऑफ 65, एज ऑफ 65 अनलेस दे रिजाइन आर रिमूव्ड अर्लियर हो गया। रिजिग्नेशन अपना किसको देंगे, तो अंडर द एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसको देंगे, रिजाइन कर सकते हैं वो किसमें, प्रेसिडेंट को एड्रेस करके। क्योंकि जिसको जनरली ये रूल होता है कि जिसको हम जो जिसके द्वारा अपॉइंटमेंट होता है उसी के द्वारा क्या होता है, रिजिग्नेशन उसी के नाम पे जाता है। रिमूवल का क्या है, रिमूव कैसे किया जा सकता है, किसी को जज न्यायमूर्ति के पद से कैसे हटाया जा सकता, तो प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट या प्रूव्ड इंपीचमेंट के प्रोसेस होगा। प्रोसेस क्या होगा, इंपीचमेंट क्या के लिए, प्रूव्ड मिसबिहेवियर आर इनकैपेसिटी का रीजन क्या होगा, प्रूव्ड मिसबिहेवियर आर इनकैपेसिटी, ये क्या होगा, रीजन होगा। इसका जो प्रोसेस होगा, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस पार्लियामेंट इन 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन बॉडी। तो इसका आप ये भी जान लीजिए कि जो ये इंपीचमेंट मोशन होगा, जो इंपीचमेंट के थ्रू किसके थ्रू होगा, जो इनका रिमूवल होगा जो वो किसके थ्रू होगा, उसको मोशन को इंपीचमेंट मोशन के थ्रू होगा। और इसके पास कैसे होगा, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। सपोज लोकसभा और राज्यसभा दो है ना, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी जो स्ट्रेंथ होगी, जितनी भी स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ का 2/3, और राज्यसभा में भी सेम यही, इनकी स्ट्रेंथ का 2/3, ये दोनों का 2/3 प्लस ईच हाउस में भी हमको, ईच हाउस के जो प्रेजेंट और वोटिंग होगा उस दिन, जो प्रेजेंट और वोटिंग होगा उसमें भी 2/3 होना चाहिए। तो ये हो गया प्रोसीजर इसका, उनको हटाने का। तो ये प्रोसीजर हो गया उनको हटाने का। और आगे देख लेते हैं और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पोस्ट रिटायरमेंट क्या है, वो क्या है, बार्ड है फ्रॉम प्लीडिंग आर एक्टिंग एनी कोर्ट आर बिफोर एनी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बार है। ये रहा आपका इंडियन जुडिशरी से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम 2021 का क्वेश्चन। प्लीज आप इसको अटेम्प्ट करिएगा और जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट में मेंशन करिएगा, हम उसको फर्दर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो उसको अलग से हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है हमारा, नेक्स्ट आ जाता है, ये हमने देखा है 1151 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया गया है किसके लिए, 5 ईयर के लिए, बैटरी टेक्नोलॉजी के और इंप्रूवमेंट के लिए, बैटरी टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट के लिए। तो ये साइंस टेक से रिलेटेड न्यूज हो जाता है, बट आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है जैसे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ईवी पे बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक को हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्या कुछ हम डाटा दे देते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसी आर्टिकल से रिलेटेड। तो एक डाटा है क्या कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी, उसका जो 2022-23 के कंपेयर में 2023-24 का जो है, जो इंक्रीजमेंट हुआ है सेल का 50% मोर देन, मींस 150% क्या हुआ, ग्रोथ हुआ है। तो अब हमें आगे की जो टेक्नोलॉजी है और मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए और जो हमारे टारगेट हैं, गोल्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए हमको ईवी पे, बैटरीज पे काम करना पड़ेगा। तो हम थोड़ी बैटरीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैटरी जनरली हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ बैटरीज को देख लेते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं इस आर्टिकल, इसमें बैटरीज के टाइप में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बैटरीज के टाइप पे बात कर लेते हैं, थोड़ा मुझे पेज मिल जाए। हाँ, तो हम बात कर लेते हैं बैटरी। तो जो बैटरी के टाइप में, तो सबसे पहले हमारी जो बैटरी की टाइप हम देखते हैं, सॉलिड स्टेट बैटरी, सॉलिड स्टेट बैटरी, ये सबसे अच्छी, जिसकी सबसे अच्छी मानी जाती है। सबसे अच्छी क्यों, क्योंकि ये सॉलिड का यूज करती है। सॉलिड, इसमें सारे आइटम क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। सॉलिड होने का क्या फायदा, जैसे और जो हम अभी आगे देखेंगे कि जो और बैटरी होगी वो जेल बेस्ड होगी, तो उसमें क्या होगा, फायर का खतरा होता है और उसको हम कैरी करने में प्रॉब्लम होती है। बट ये सॉलिड में कभी भी फायर नहीं होता, और इसकी जो टाइम पीरियड है, जैसे
इसकी कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये सॉलिड यूज करती है। सॉलिड में हम देखते हैं, सॉलिड में जैसे हमने क्या, तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोसाइकिल या इलेक्ट्रोसाइकिल, ये दोनों क्या है, सॉलिड में यूज करते हैं। और अगर हम इस सॉलिड स्टेट बैटरी को देखें तो ये कहां पे यूज होती है, जल्दी हम एविएशन में देखते हैं। एविएशन जैसे जो हमारे लॉन्ग ड्रोन होते हैं, ड्रोन में कौन सी बैटरी होती है, तो एसएसडी, इसको सॉलिड सॉलिड स्टेट बैटरीज का यूज करते हैं हम जनरली। तो ये सबसे मतलब हाई क्वालिटी की बैटरी हो जाती है। दूसरी बैटरी हम देखते हैं तो निकिल 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 कैडमियम, निकिल कैडमियम की बैटरी, निकिल कैडमियम की बैटरी। अब निकिल कैडमियम की बैटरी क्या होती, कहां पे है, जो कॉर्डलेस होते हैं, कॉर्डलेस अप्लायंसेस में हम कॉर्डलेस अप्लायंसेस में हम क्या यूज करते हैं, निकिल कैडमियम। निकिल कैडमियम, इसको शॉर्ट में NiCd भी बोलते हैं। जो निकिल कैडमियम बैटरी होती है कॉर्डलेस अप्लायंसेस में यूज करते हैं। तीसरी बैटरी हम देख लेते हैं अल्कलाइन बैटरी। अल्कलाइन बैटरी, अल्कलाइन बैटरी जो होती है उसमें क्या, जो ये जो हम इलेक्ट्रोड को हम बात किए, जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें हम जिंक किसका यूज करते हैं, जिंक और मैग्नीशियम ऑक्साइड, किसका, जिंक और मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, जिंक और मैग्नीशियम। आप अगर कोई जैसे आपको जो इंपॉर्टेंट लगे उसको आप राइट डाउन भी करते चलिए, ये आपके लिए क्या होगा, एक तरह से आपको जैसे जितना आप, अगर एक होगा कि आप केवल लिसन कर रहे हैं, जैसे मेरा वीडियो जब आप देख रहे हैं तो एक तरीका हो सकता है आप देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो ये पैसिव वे होगा। एक्टिव वे क्या होगा, जैसे मैं कुछ बता रहा हूं उसको आप लिखते जाइए। आप जितने ही मतलब फंक्शन होंगे, जितना इवॉल्व होंगे, उतना ही आपको बाद में मेमोराइज में हेल्प करेगा, और मेंस आंसर राइटिंग में आपको ये एक्स्ट्रा हेल्प करेगा। तो इसमें जो हम बात की अल्कलाइन बैटरी में जिंक और मैग्नीशियम ऑक्साइड का एज ए इलेक्ट्रोड यूज होता है। और एक इसका अल्कलाइन बैटरी जो होती है लो कॉस्ट होती है, सबसे ज्यादा लो कॉस्ट होती है, लो कॉस्ट और रिलायबल होती है। जनरली हम अल्कलाइन बैटरी को हम कहां देखते हैं, टॉयज में देखते हैं, टॉयज में यूज होता है, टॉयज में यूज होता है। और कहां, जैसे हम फ्लैश लाइट जो होती है, फ्लैश लाइट किससे बनी होती है, अल्कलाइन बैटरी से बनी होती है। आपको समझ में आ रहा, थोड़ा पेज तो वाइट नहीं है बट ऐसे में ही देख लीजिए, अल्कलाइन बैटरी फ्लैश लाइट टॉर्च में यूज होती है। और जो चौथा जिसमें हम सबसे ज्यादा वर्क कर रहे हैं आज, जो हम सबसे ज्यादा क्रांति लेके आया है, वो लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी, इसको 2019 में केमिस्ट्री का नोबेल भी मिला था, लिथियम आयन बैटरी पे 2019 पे केमिस्ट्री का नोबेल में मिला हुआ है। ये क्या है, 21वीं सेंचुरी जो है हमारी, हम किसमें 21वीं सेंचुरी में एक क्रांति लेके आ गया है। आज आपके पॉकेट में, आपके हर समय आपके पास लिथियम आयन बैटरी प्रेजेंट है। जैसे आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं उसमें लिथियम आयन बैटरी, आप जैसे वॉच यूज कर रहे हैं और जो व्हीकल यूज कर रहे हैं, सब में सबसे ज्यादा क्या है, लिथियम आयन बैटरी है। लिथियम आयन बैटरी पे काम किया जा रहा था। ये जो आर्टिकल था इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी वो हमने आप पे यहाँ पे डिस्कस कर दिया। आगे देख लेते हैं और इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, तो इसमें इंपॉर्टेंट तो आपके लिए जो था मैंने डिस्कस कर लिया है। बाकी तो फैक्ट था कि 1151 करोड़ 5 ईयर के लिए हम बैटरी डेवलपमेंट में इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो ये आर्टिकल हो जाता है, ये लूका से संबंधित होता है। लूका से संबंधित होगा ये। जैसे दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही डेप्थ लेवल पे टिपिकल है, आपके जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है उसके बारे में हम बात करेंगे, उतना ही करेंगे। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो बहुत सारे जो ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ, इसमें क्या है, लाइफ लाइफ ऑफ या कि लाइफ ऑन ओरिजिन ऑफ अर्थ, लाइफ ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ के ओरिजिन में लाइफ के बारे में बात की गई है इस पूरे आर्टिकल में, जो थीम था। और लूका का मतलब क्या होता है, लूका की बात की गई तो लूका का मतलब क्या होता है, लूका लास्ट क्या है, लास्ट यूनिवर्सल सी फॉर कॉमन, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये क्या है, लूका है। लूका क्या है, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, मतलब जितनी भी प्रजाति हैं, जितनी भी स्पीसीज है, उनका सबसे, अगर हम लास्ट कॉमन एंसेस्टर की बात करें तो क्या होगा, वो लूका है। तो उसी की बात की गई। इसमें डिफरेंट थ्योरी दी गई है। जैसे एक बात किया जाता है हमें जिसकी एक बात की जाती है, जैसे एक थ्योरी की हम बात करते हैं, प्रीमोडियल सूप। किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, प्रीमोडियल सूप में कहा गया कि जैसे जो लाइफ की ओरिजिन हुई है, वो लाइफ की ओरिजिन पहले क्या था,
थ्रू मीटियोर्स हुई है, डिफरेंट मीटियोर्स के और क्लाइमेटिक चेंज से हुई है, एक थ्योरी है। जैसे जितनी भी दोस्तों यहाँ पे थ्योरी है, थ्योरी क्या होती है, प्रूवन नहीं। जैसे यहाँ पे डार्विन का भी है, डार्विन की जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, बट ये भी क्या है, प्रूफ थोड़ी है, ये क्या है, एक तरह से ये एक अजम्पशंस है। तो ये थ्योरी की यहाँ पे डिस्कशन की गई है रिलेटेड ओरिजिन ऑफ अर्थ। और इसमें जो फर्स्ट, जैसे हम फर्स्ट लाइफ की बात करते हैं कि अर्थ में जो पहली लाइफ थी, फर्स्ट लाइफ थी, वो कौन सी थी, तो फर्स्ट लाइफ किसकी थी, अमीबा की थी, अमीबा की थी पहली लाइफ अर्थ में, किसकी थी, अमीबा की थी। और इसी तरीके से इसमें जो ये इसमें बात किया गया है कि इसमें जो एंसेस्टर की बात की, लास्ट एंसेस्टर है, तो इसका जो मेजर करने का तरीका क्या है, कैसे ये मेजर किया गया है, कि ये मेजर कैसे हुआ कि लास्ट एंसेस्टर है। तो इसके लिए जो यूज हुआ है टेक्नोलॉजी, वो मॉलिक्यूलर क्लॉक, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर क्लॉक का यूज किया गया है। अब ये मॉलिक्यूलर क्लॉक का जो यूज हुआ है, जैसे इसकी बात करते हैं कैसे होता है। अगर हम एक सपोज एक ट्री लेते हैं, यहाँ पे ट्री का एग्जांपल दिया गया है, ट्री है, वो ट्री का ओवर पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस, उसमें क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ है। तो एक म्यूटेशन होने के बाद एक स्पीसीज से उसकी अदर स्पीसीज का क्या हो रही है, अदर स्पीसीज टाइप की बन रही है। तो इसमें सब में जो लास्ट कॉमन इंसेस्टर की बात करें, जो अंतिम होगा, वो क्या होगा, वो कहां पे पाया जा रहा है, लूका ही होगा। जैसे इसमें कैसे बात किया गया कि लास्ट कॉमन की जो फैक्ट दिया गया है कि जो हमारे पास अभी जो एविडेंस है कि सबसे जो मोस्ट एंशिएंट एविडेंस है लाइफ का, वो क्या है, अगर हमें किससे हम मेजर करते हैं, तो मॉलिक्यूलर क्लॉक से तो करते हैं, पर कौन सी चीज है जिससे हम मेजर करते हैं, वो है फॉसिल्स है। फॉसिल्स से हम मेजर करते हैं। और जो हमारे पास फॉसिल्स है वो कितना है, अप्रोक्स 3 बिलियन ईगो का है। हम जिसको मेजर कर पा रहे हैं वो 3 बिलियन ईगो का फ्यूसल्स है। बट जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लूका की बात कर रहे हैं, एक इसने लूका कितने हैं, 4.2 बिलियन ईयर ईगो की बात है। तो यहाँ पे अभी तक जो हमारे पास एविडेंस था एज अ फॉसिल, तो कितना है, 3 बिलियन था, बट ये जो लूका मिला है कितना है, 4.2 बिलियन ईयर ईगो का है। तो ये हो गया जो इस आर्टिकल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन था। और इसमें डिफरेंट थ्योरी का यूज किया गया है। ये थ्योरी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से हम इसको स्किप करते हैं और देख लेते हैं इस पीडीएफ में कुछ अगर इसके अलावा इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। हमने बात किया था लूका की बात किया था, लूका को आपको पता होना चाहिए क्या है, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, इसकी बात कर ही दिया है, ठीक है। मॉलिक्यूलर क्लॉक की बात कर दी हमने, और रिसर्च की बात कर दी, और डिफरेंट फाइंडिंग है। फॉसिल्स की बात किया हमने कि लूका जो एस्टिमेटेड, लूका की ओरिजिन कब से है, 4.2 बिलियन है, और फॉसिल्स कितना है, 3.4 बिलियन है, मींस मोस्ट एंशिएंट, तो यहां से प्रूव भी हो रहा है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल ये देखिए 2012 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करना है, और इसका जो इसका अटेम्प्ट करने के बाद आपको आंसर इसका इसमें कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। अब इसमें आप न्यूज में देखे ही होंगे, अब इनके बारे में हम क्या की बात करें तो देख लेते हैं। इनकी जो मेन है कंसर्न है आपके एग्जाम से पर्सपेक्टिव से, तो उसको देख लेते हैं। तो ये बात की जा रही है इनके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आपके जो रूल्स दिए गए हैं उसको बात करते हैं। कि पहली चीज ये आपको पता होना चाहिए कि जो यूपीएससी का एग्जाम है कौन कंडक्ट कराता है, रेगुलेटरी बॉडी कौन होती है, तो डीओपीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग है। वो उसके द्वारा आईएएस क्या होता है, प्रोविजन पीरियड में होते हैं। और इसके लिए 2 लॉज हैं, 2 लॉज जो वर्क करते हैं, एक है ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968, और दूसरा क्या है, दूसरा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस रूल 1954। ये दो रूल हैं जो उनके सर्विस और ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं। ये आपको इसको ध्यान रखना है। उसके बाद करते हैं, जब वो प्रोविजन पीरियड में होता है, प्रोविजन पीरियड कितनी होती है, 2 ईयर की होती है, 2 ईयर की प्रोविजन पीरियड होती है। अब प्रोविजन पीरियड की फीचर क्या होता है कि उसमें आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है और ट्रेवल अलाउंस मिलता है, बट आपको फिक्स वहां पे कार नहीं मिलेंगे आपको, मतलब सर्विस के लिए अदर्स जो चीजें होती है, जैसे आज आप फुल सर्विस में जाते हैं प्रोविजन पीरियड के बाद, वहां पे आपको बंगला और वर्कर मिलते हैं, वो सारी चीजें नहीं मिलती हैं। और 2 ईयर के प्रोविजन के बाद आप फुल कैसे होते हैं, वहां पे जैसे जो प्रोविजंस रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम होगा, एग्जाम में पास आउट करने के बाद आप फुल पीरियड में जाते हैं। इसी वजह से अभी इस केस में उनको कहां पे लवासना बुलाया गया है। और इस जो प्रोविजन पीरियड होता है उसमें कौन गवर्न करता है, जो प्रोविजंस रूल है जिसकी हमने बात किया, और उसकी जो एजेंसी होती है लवासना के थ्रू वो एडमिनिस्ट्रेड होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी अलाउंस, तो ही है, हाँ यहाँ पे जो इंटीग्रिटी एंड डिवोशन ऑफ ड्यूटी का जो रूल है, इसमें रूल 3.1 का आता है, ये जो इंडियन सर्विसेज रूल्स फॉर टाइमली ज्वाइनिंग, इसमें जो क्या इसमें क्या है,
बात क्या करता है कि जो प्रोविजन पीरियड की बात करें, अपहोल्ड एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी एंड डेडिकेशन टू देयर ड्यूटीज एट ऑल टाइम। और इसमें गिफ्ट एंड बेनिफिट्स की बात करता है कि ड्यूरिंग सर्विस, इसी रूल का 11 रूल्स क्या बताता है कि आपको 25,000 से एबव का अगर कोई आपको गिफ्ट ले रहे हैं, उसको आपको रिपोर्ट करना होगा, उसको आपको सबमिट करना होगा, बताना होगा, और उसके सोर्सेस को भी बताना होगा। एक तो हो गया उनके गिफ्ट और बेनिफिट से रिलेटेड। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हम इसकी आगे इसकी भी बात कर लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी डिटेल से रिलेटेड है। तो रूल्स का जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कंडक्ट रूल्स का मैंडेट है, रूल 13 क्या कहता है कि जो भी आपका वो होगा प्रॉपर्टी होगी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसके आप इस पे इंक्लूडिंग देयर फैमिली मेंबर ओन इन इनहेरिट एक्वायर, उसको आपको एवरी ईयर सबमिट करना होगा। तो ये हो गया आपसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी इस आर्टिकल से, उसको हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आते हैं हम, सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन हैव नॉट इज द टेस्ट। यहां पे बात किया जा रहा है, एक्चुअली ये जो आर्टिकल है वो नेशनल एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से रिलेटेड है, और इसके पर्पस भी बात किया गया है। तो थोड़ी हम बेसिक बात कर लेते हैं कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इसकी गठन और इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं, सेंट्रलाइज जो एग्जामिनेशन है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल में मेजली क्या डिस्कस किया गया है, तो सेंट्रलाइज्ड एग्जाम का मतलब क्या है कि जैसे इसके पीछे क्या रीजन था सेंट्रलाइज एग्जाम कराने का, कि पहले क्या होते हैं डिफरेंट प्रोफेशनल एग्जाम में जो एडमिशन होते थे वो क्या होता है स्टेट स्पेसिफिक होते थे, स्टेट स्पेसिफिक। उसमें कई स्टेट में क्या होता था कि जैसे स्टेट का अलग सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न अलग एग्जाम पैटर्न है, एक ही प्रोफेशनल कोर्स है, बस उसके अलग डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट सिलेबस एग्जाम पैटर्न। इससे क्या होती थी, जो स्टूडेंट होते थे उनको एक लेवल प्लेइंग प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। इसी के लिए एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम कराने के लिए एनटीए का गठन होता है। और इसके बाद इसके जो कॉन्शन है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके तो एक आर्टिकल में हमने एनटीए के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन आपको कर चुके हैं। तो आगे बात कर लेते हैं कि इसके जो इशू की बात है, कोर इशू एंड प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे अब जो डिमांड क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड का है, और डिसेंट्रलाइज्ड की जो एग्जाम पैटर्न डिसेंट्रलाइज्ड करने की है। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या हुआ कि जो स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं उनके एडमिशन के लिए क्या होना चाहिए, स्टेट स्पेसिफिक हो, वो स्टेट स्पेसिफिक हो, जिससे स्टेट में स्टेट स्पेसिफिक होने का लाभ क्या होगा कि जो स्टेट के स्पेशल जो एजुकेशन पैटर्न है वहां की कम्युनिटी है उसको स्पेशल बेनिफिट मिल पाएगा। और उनके एक्चुअली फंडेड किसके द्वारा है, तो फंडेड अगर किसके द्वारा है, स्टेट के द्वारा है, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये क्या होगा, इजी एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो ये सेंट्रलाइज्ड हो गया है, इसमें एक चीज और देखा गया है कि जो स्कूल सिस्टम, स्कूल के क्या हुए, कई बच्चे इसमें क्या हुआ, कोचिंग पे ज्यादा पेस्ट हो गए, क्योंकि जैसे जो एग्जाम होते हैं उसमें मेजर क्या हो गया है कि आपको इंट्रेंस टेस्ट पास आउट करना होगा तभी एडमिशन होगा, और इंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन के लिए कोचिंग की इंडस्ट्री में एक भीड़ सी आ गई है। तो इसका भी इस आर्टिकल में जिक्र किया गया है, और जो इश्यूज हैं वो इसमें मेंशन है। आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, गो थ्रू हो जाइएगा। आई अबाउट नीट दिया हुआ है, नीट के एग्जाम में जो भी डिस्कशन इसके बारे में मैं पहले ही कर चुका हूं। तो आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप जो मैं आपको दे पा रहा हूं आप तक पहुंच पा रही होगी। आपके अगर और कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव मुझे दीजिए, और इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ISPCS मेंटोर में हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।